होम्योपैथिक डॉक्टर इफ्तिखार खान आदि होम्योपैथिक क्लिनिक सरगोदा से मुखातिब हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने इस बाबरकत महीने की रहमतों फजीलतों के तुफ़ैल अल्लाह ताला आप सब पर, आपके अहले खाना पर, आपके हमसायों पर, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना रहम, अपना करम और अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के बाद हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैं सबसे पहले माज़रत करना चाह रहा था कि मैं पिछले कुछ 3-4 दिनों से आपसे मुखातिब नहीं हो पाया हूँ। उसकी वजह कुछ ख़ास नहीं थी, लेकिन रोज़ों में बस रोज़े के साथ फिर क्लिनिक भी करना और फिर बाकी घरेलू और ज़िंदगी के मामलात को भी साथ लेके चलना, बस कुछ टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए माज़रत। तो बाहर सूरत आज हम जेनेटिक्स जो बच्चों में अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो कैटेगोरिकली जेनेटिक्स को देख लेते हैं। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स सिंपली मतलब, चूँकि ये जस्ट एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, नॉट फॉर प्रोफेशनल्स, तो मैं उसको इसी लिमिट्स तक रहते हुए, जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स बेसिकली वो करैक्टरिस्टिक्स, वो खसूसियात जो वालदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, दो दे आर डिजीज़, दो आर नॉर्मल, डेड और वट एवर दे आर, तो वो थ्रू आउट वो सारी जो कुछ भी है वो जेनेटिक्स ही कहलाती है। मतलब उसमें सारी स्टडीज़ जो भी आती हैं। जेनेटिक्स में क्या होता है कि जेनेटिक्स में जो सिंपली इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो उसमें कुछ ऐसे है कि जो हमारा बॉडी का सेल है, हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उन 46 क्रोमोसोम में से 23 मदर की तरफ से होते हैं और 23 वालिद की तरफ से होते हैं। ये सिंपल। और उनमें से यानी कि 46 में से अगर इसको डिवाइड करें आप, तो ये 23 पेयर्स बन जाएंगे, यानी कि सादा अल्फाज में जोड़े बन जाएंगे। इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े ऐसे होते हैं जो कि नॉन सेक्सुअल, जो आपकी रूटीन के बाकी सारे फीचर्स, जो आपकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपकी खसूसियात हैं, दो उसमें चाहे वो बीमारी है, चाहे वो आपकी सेहत है, आपकी जिसामत है, आपका रंग है, आपकी आँख का कलर है, आपके बालों की कलर है, नाक है, इसी तरह से बाकी मामलात, आवाज़ है, जैसे आप आवाज़ से पहचान लेते हैं कि ये फ़लाँ का बेटा है। तो ये खसूसियात जो हैं ये सारी उन 22 क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं। और एक जो पेयर है जो लास्ट बचा था, जो 23वां जो क्रोमोसोम का पेयर है, वो आप कह लें कि सेक्सुअल जो रिलेटेड जो फीचर्स हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये एक मुख्तसर सा। अच्छा, जो बाकी ये सेक्सुअल है और दूसरे ऑटोसोम कहते हैं, इसको सेक्सुअल पेयर कहते हैं। चलें, ये तो उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब बच्चों में इसके क्या होता है कि बच्चों में डज़ंट मैटर वो जेनेटिकली है या नॉन जेनेटिकली, वो बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं बच्चों में एबनॉर्मेलिटीज़ की। एबनॉर्मेलिटीज़ को हम किस तरह से, मतलब बच्चों का देर से बोलना, या बच्चा देर से बैठना सीखता है, या बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, या बच्चे की मेंटल ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है जितने भी हैं ये उसमें फॉल करते हैं कि बच्चे की करैक्टरिस्टिक्स में। अच्छा, इसमें से आइदर ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, आपके किसी पेरेंट्स में से, मैटरनल पेरेंटल किसी भी साइड से हो सकते हैं, या फिर ये कोई डिज़ीज़ भी हो सकती है। तो इस सारे जहाँ पे भी आपको बच्चों में कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी मींस कि अगर बच्चा टाइम पे बैठना नहीं सीखा, लेट्स से, या बच्चे की एक बड़ा कॉमन जो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप आसानी से जिससे आप बच्चों को जज कर सकते हैं कि बच्चे की आँख, अगर आप ऐसे ऐसे करते हैं तो आँख को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर देखिए ऐसे कोई करता है मुझे, तो मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इसी तरह से अब बच्चे की अगर आँख रिस्पॉन्ड नहीं करती, छोटे बच्चे की, 2 3 4 5 माह के बच्चे की, तो आप उसको वहाँ से आपको शक गुजरना चाहिए कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग।
खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा है। तो इसी तरह से बाकी सारे फीचर्स को आप देखते हुए कि अगर बच्चे में आपको कहीं पे भी कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी नज़र आती है कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, मेंटली फिज़िकली, बाद बच्चों का आप देखते हैं कि सर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो ये भी एक डिज़ीज़ है, ये जेनेटिक्स में फॉल करती है। अच्छा, इसी तरह से बाद बच्चों की सर की प्रॉपर ग्रोथ है और हड्डियों की प्रॉपर ग्रोथ नहीं है। अच्छा, बाद बच्चों का स्टेचर मतलब उनके हाथ कद के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ रही होती, ये इटसेल्फ एक अच्छा, इसमें यहाँ पे चलें आपके नॉलेज के लिए मैं एक और चीज़ शेयर करता चलूँ कि जो बच्चों का जिसको अगर कद प्रॉपर नहीं बढ़ रहा और वो एक डॉर्फिज़म जिसको हम बोनापन मतलब बच्चों का कद बहुत छोटा रह जाना, वो उसकी उसकी आप कह लें कि 4.2 अगर इंचेस से कम बच्चे की हाइट है तो फिर उसको हम बोना है। अच्छा, इसमें भी ऐसा है कि अगर आप एक्सरसाइजेज प्लस उसकी डाइट प्लस मेडिकेशन मीन्स के आप उसकी डाइट न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करते हैं, उसको डेली एक्सरसाइज करवाते हैं और फिर साथ अगर उसको आप मेडिकेशन देते हैं तो ये इसको ओवरकम किया जा सकता है डॉर्फिज़म को। अच्छा, इसी तरह से बाकी बच्चों की जितनी भी अब उनमें क्या मेजर फैक्टर्स हैं, मेजर फैक्टर्स क्या हैं कि बच्चों में एबनॉर्मलिटीज़ जो इंसिडेंटल हैं या उनकी जेनेटिकली हैं उनमें मैं अच्छा एक और बात ज़हन में रखिएगा कि जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं हमेशा एंड पे डिस्कस करता हूँ, तो इनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं एंड पे डिस्कस करूँगा। अच्छा, उसमें जो मेजर है वो हार्मोन ग्रोथ है, हार्मोन ग्रोथ हार्मोन जो हमारी ऐसा हार्मोन जो हमारी जो बच्चों की ग्रोथ के लिए प्रॉपर जो जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं उसका बड़ा मेजर रोल होता है। अगर उसकी प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं है बॉडी में तो वो साफ ज़ाहिर है उसका इफ़ेक्ट बच्चे पे आता है। अच्छा, उसमें हाइपोथायराइडिज्म जिसको हम अगर थायरॉक्सिन की कमी है तो उसकी निशानियां मतलब कॉमन सी क्या है कि बच्चे की जेल खुश्क होती है, बच्चे के बाल ड्राई से बाल लगते हैं और उसके साथ साथ उसको कॉन्स्टिपेशन भी अगर है और फिर बच्चा गर्मी से सेंसिटिव है। ये अगर 3-4 फीचर्स आपको नज़र आते हैं फिर बच्चे में बाकी भी आपको साथ नज़र आता है कि बच्चे की फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है उसकी ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो देन आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जो आपके बेहतरीन डॉक्टर मौजूद हैं जो भी हैं, तो किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से मतलब आपको कंसल्ट करना चाहिए। अगर उनमें ग्रोथ हार्मोन की कमी है तो उसके लिए भी आपको मतलब उसकी उसकी स्पेसिफिकली आपको कैसे पता चलेगा, वो ऐसे है कि बच्चे में अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी है तो आपको वो बच्चा अपने एज से ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा। एज से ज़्यादा बड़ा कैसे? फिज़िकली जो उसका चेहरा है वो आपको ऐसे लगेगा, लेट्स सी अगर एक 8 साल का बच्चा उसके चेहरे पे आपको उसकी अगर लुक ऐसी नज़र आती है कि ये 16 या 20 साल का बच्चा है तो इट मीन्स के देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कि उसके साथ कुछ ऐसी अबनॉर्मेलिटी चल रही है, तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि डॉक्टर साहब ये तब फिर वो डॉक्टर एग्जामिन करके आपको डेफिनेट पॉसिबल होगा अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट करेंगे। अच्छा, अगर इसी तरह से बच्चे का कद तो ठीक है लेकिन उसकी ज़हनी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही, ये भी एक इशू है और आपको कंसल्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर से। अच्छा, इसमें बड़ा मेजर जो रोल है, जो बड़ी कॉमन सी चीज़ है हमारी सोसाइटी में, कि अगर आपके बच्चे को इंटेस्टिनल या स्टोमेटिकल प्रॉब्लम है, अगर उसके स्टमक का कोई इशू है और इंटेस्टाइन्स में कोई प्रॉब्लम है तो उससे क्या हो सकता है कि आपके बच्चे को उससे खुदा न खास्ता डायरिया भी हो सकता है, डाइसेंट्री भी हो सकती है, यानी कि बच्चे को जब वो पखाना करेगा तो उसके साथ खून भी आ सकता है और उसको मोशन देर तक डायरिया भी हो सकता है, फिर कब्ज़ बड़ी सख्त किस्म की कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, बच्चों को वॉमिटिंग नाजिया जिसको हम कहते हैं वो भी हो सकती है। तो ये फीचर्स भी हो सकते हैं। तो आपको अगर ऐसा कुछ बच्चे में, अपने छोटे बच्चे में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया फ्रीक्वेंटली या ये चीज़ें नज़र आती हैं तो दैन आपको अपने बच्चे को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है कि डिलेड ग्रोथ क्यों हो रही है बच्चों में, मतलब ये डिलेड ग्रोथ जिसको हम कहते हैं कि उसकी एज के हिसाब से उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है सॉरी, उसके भी चंद एक मखसूस जो फीचर्स हैं जो आप कॉमनली अपने
एग्ज़ामिन कर सकते हैं ख़ुद से, वो मैं आपको आपके गोशगुजार करता हूँ ताकि अच्छा उनमें एक तो फैमिली का तो चलें वो आप उसको फैमिली के फीचर्स भी जिस तरह से हमने बताया जेनेटिकली भी डिसऑर्डर हो सकता है कि वो कैरियर हो, उसकी वालदा या वालिद को ये कैरियर हो वो बच्चे को ट्रांसफ़र हो गया, वो पॉसिबिलिटी है। अच्छा उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर भी इसमें पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा वो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ जो है वो डिले होती है, वो क्यों होती है? उनके उनके इस किस्म के जो बच्चे होते हैं उनमें जो उनकी आप कह लें कि फ़िज़िकल ग्रोथ है, जो उनकी जिस्म की प्रॉपर ग्रोथ है वो तो हो रही होती है, प्रॉपर हो रही होती है, लेकिन उनकी हड्डियों की मतलब बाकी मेंटली भी बच्चा ठीक है, देखने में बज़ाहिर आपको ठीक है, लेकिन उसकी हड्डियों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही होती। ये क्या है? ये भी बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले कहते हैं। यानी ये बच्चे की बाकी फ़िज़िकल मेंटल बज़ाहिर वो सारा नॉर्मल नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी हड्डियों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही होती। अब वो कैसे एग्जामिन, वो डॉक्टर एक्सरेज और बाकी उसको फ़िज़िकल एग्जामिन करके उसको चेक करते हैं कि अच्छा ऐसे बच्चों में मोस्टली पॉसिबिलिटी यही होती है कि अगर खुदा न खास्ता अगर न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंस ना हो तो ये बच्चे बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इनकी एज होती है तो ये उसको आप कह लें कमी को पूरा कर लेते हैं इनमें, ऐसा मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन बात सूरत अगर ऐसा आपको कोई इंडिकेशन नज़र आती है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए कि इसमें कुछ ऐसा इशू। अच्छा अगर बच्चों की ग्रोथ जो आप कह लें कि ग्रोथ हार्मोन है, जिस तरह से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ग्रोथ हार्मोन जो है उसका बड़ा रोल है आपकी बच्चों की ग्रोथ में। अगर उसमें कुछ कमी बेशी नज़र आती है, सॉरी अगर आपको उसमें कुछ कमी बेशी है तो उसका बड़ा मेजर रोल है जो बॉडी टिश्यूज़ वो हैं जो हमारी मूवमेंट्स को, जो हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। बॉडी टिश्यूज़ जो हैं उनको अच्छा फिर पूरे ऑर्गन्स को बॉडी टिश्यूज़ ने कवर किया होता है। आपकी जितनी स्केलेटल हड्डियां हैं उनको टिश्यूज़ ने कवर किया होता है, तो इनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें मैकेनिज़्म में। तो सो उसमें भी इससे डिफरेंस आ सकता है जो आपका ग्रोथ हार्मोन का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद क्या आता है हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म में जिस तरह से मैंने बताया कि थायरॉक्सिन की अगर कमी है तो वो आपके बच्चे की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करती है। और थायरॉक्सिन आप बड़ा कॉमन सा आप सुनते होंगे कि फ़लाँ को थायराइड का प्रॉब्लम है, तो थायराइड से ही ये थायरॉक्सिन रिलीज़ होता है, तो ये मतलब उसी से रिलेटेड है। इसका बड़ा मेजर रोल है आपकी लाइफ में, स्पेशली बच्चों को जो उनकी ग्रोथ है उसके रिलेटेड इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसको भी अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ बच्चे में ऐसा कुछ नज़र आता है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो उसको फर्दर डायग्नोज और उसको ट्रीट कर सकें। उसके बाद एक टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी आप कह लें कि मतलब उसके करैक्टरिस्टिक उसके फीचर्स ये कुछ ऐसे हैं कि वो मोस्टली फ़ीमेल बच्चियों में होती है, मतलब मेल्स में इसकी नहीं है, ये फीमेल डोमिनेंट आप कह लें कि डिजीज़ होती है ज़्यादातर। अच्छा और फिर इसकी रेशो वर्ल्ड वाइड जो अभी तक रिसर्च से पता चली है कि वो 2500 बच्चियों में एक बच्ची होती है। तो इसमें ज़्यादातर ग्रोथ मतलब उसकी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन उसमें प्रॉपर सेक्रेशन उसकी प्रॉपर आ रही है, लेकिन बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रही। अब ये मतलब उसमें इशू होता है जो टर्नर सिंड्रोम में बच्चों के साथ होता है। तो इसमें मतलब उसकी आप कह लें कि सेक्रेशन की या प्रोडक्शन ग्रोथ हार्मोन की वो प्रॉपर है जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बॉडी उसको उतना यूज़ नहीं कर पा रही होती जितना उसको यूज़ करना चाहिए। दैट्स वाई कि उसमें फिर ये टर्नर सिंड्रोम जो बखूबी होता है।
अच्छा, फिर एक होता है स्केलेटल मीन्स के हड्डियों से रिलेटेड डिस्प्लेजिया। ये भी एक डिजीज़ कैटेगोरिकली उसमें फॉल करती है कि मतलब बच्चों की जिनकी हड्डियाँ प्रॉपर ग्रो नहीं कर पा रही, ये भी उसी मतलब आप कह लें कि उसका हिस्सा है, बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ ना होना। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिस तरह से मैंने बताया था कि सबसे एंड में मैं हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक को रखता हूँ, मेजर टॉपिक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ज़्यादा इसमें केयर करनी चाहिए और उसका बहुत ज़्यादा रोल है आपके बच्चे की ग्रोथ में। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। अगर बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, अब उसमें सबसे मेजर, जिस तरह से आप अगर कोई प्रेगनेंसी में आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट से, तो आपको बताती हैं अनीमिया कि खून की कमी हो जाना, ये एक मतलब आप कह लें कि उसमें रोल प्ले करता है। अच्छा, फिर किडनी का अगर उनकी आप कह लें कि कोई डिसऑर्डर है, या हार्ट का, दिल का आपका कोई डिसऑर्डर है वालिदैन में से वालदा को, ख़ास तौर पे वालदा को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई कुछ ऐसा इशू है कि उसको अगर किडनी का है, या उसको लंग्स का है, या उसको हार्ट का, मतलब खुदा न खास्ता दमा या इस टाइप का खांसी या कुछ इस टाइप की कोई डिज़ीज़ है, या उसको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या हार्ट से रिलेटेड कोई भी और इस तरह का कोई इशू है, या उसको किडनी का कोई इशू है, तो ये भी आपके बच्चे की ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर वालदा ड्यूरिंग अपना प्रेगनेंसी, अगर वालदा को खुदा न खास्ता आप कह लें कि प्रॉब्लम है, उसको वो डिप्रेशन का, बड़ी सीवियर डिप्रेशन, अगर डिप्रेस रहती है तो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है आपके बच्चे पे, जो ऑफस्प्रिंग, जो आपका अपकमिंग बेबी है उस पर। अच्छा, इसी तरह से अगर वालदा कुछ डिप्रेसेंट ड्रग्स यूज़ करती है, या कुछ ऐसी नींद की गोलियां या कोई भी ऐसी ड्रग यूज़ करती है, तो वो भी आपके बच्चे को इफ़ेक्ट करती हैं। तो अच्छा, इसी तरह से जो सबसे मेजर इसमें रोल है वो है आपकी आप कह लें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। न्यूट्रिशनल जो आप ग़िज़ा जो लेते हैं, जो आपको जितनी कैलोरीज़ पर डे रिक्वायर्ड हैं, अगर आपकी ग़िज़ाइयत पूरी नहीं होती बॉडी को, तो उसके बहुत सारे बुरे असरात आप पे और आपके बच्चे पे। मतलब ये सबसे जो मेजर आई थिंक कि इसमें आप अपनी एटलीस्ट अपनी जो बैलेंस डाइट है उसको तो आपको मद्देनज़र हर वक्त रखना चाहिए। और इसके ये सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई हैं कि अगर आपको हार्ट लंग्स डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, आप अनीमिया का शिकार हैं, खुदा न खास्ता आप कोई ऐसी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट या कोई भी नींद के लिए या सुकून के लिए कोई भी दवाई अगर आप यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप कोई गलत कोई भी, जिस तरह से हम लोग किसी भी नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर से, जिसको हम नाम नेहाद डॉक्टर कहते हैं, उससे अगर आप दवाई ले रहे हैं, तो गार्ड लॉस बेटर के आपको किस किस्म की दवाइयाँ दे रहे हैं, उसका यूजेज भी, अगर कोई भी आप सेल्फ मेडिकेशन अगर कर रहे हैं, वो भी गलत, उसमें आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और इसी तरह से अगर आपको सीवियर डिप्रेशन है, तो आप इन सारी चीज़ों को केयर करें ताकि आपके आइंदा आने वाले बच्चे को इफ़ेक्ट्स ना हो। तो आखिर में काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, आई थिंक 18-19 मिनट की हो गई है, तो माजरत, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर जितना बोलते हैं उतना कम है, बहुत लंबा टॉपिक, और ये है भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि जनरेशन्स की बिल्डिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने इस बाबरकत महीने की रहमतों, बरकतों, फजीलतों से सबको नवाजे। आप सब पे अल्लाह ताला अपनी रहमतें और करम फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।